अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक हमारा स्पर्म के ऊपर है और स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म का फंक्शन, साथ ही साथ स्पर्म और हार्मोन्स में क्या रिलेशन है, क्या स्पर्म्स भी हार्मोन के अंडर कंट्रोल आते हैं या नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, स्पर्म कब निकलते हैं, कब ये बंद होते हैं, किस तरह ये निकलते हैं, किस तरह ये बंद होते हैं, यानी इनका फीडबैक किस तरह से है। तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, इस वीक में सिर्फ ये एक वीडियो आएगा। तो मेरे मसरूफियात की वजह से मैं चाहता हूँ कि पूरे वीक में ये आपके लिए बस एक ही वीडियो हो जाए। और तो आइए देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्पर्म, जैसे कि आपको पता है कि स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ है और ये मेल गेमीट भी है और इसको आप एनिमल सीड भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जिस तरह आप आमतौर पर आप बीज उगाते हैं पौधों के केस में, तो वहाँ से पौधा बनता है, पौधा निकलता है। तो ये जो स्पर्म है ये आने वाले नस्ल के लिए है, इससे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करने में इसका किरदार है। ऑफ कोर्स अगर अंडा भी होगा तो सिर्फ स्पर्म की बात नहीं है, अंडा भी होगा तब स्पर्म जो है वो बच्चा जो है इसे बाद में आ सकता है। अब मेन फोकस हमारे स्पर्म के स्ट्रक्चर पर है। इधर बोर्ड पर जो मैंने कुछ लिखा हुआ है वो क्या क्या है, हैप्लॉइड सेल है, ये आपको पहले से पता है, एनिमल सीड पहले से पता है। ये बताना होगा कि स्पर्म बनता कहाँ पर है, ये नाम आप याद रखिएगा, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स, ये बताना लाजमी है। सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी सी नालियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नालियाँ हैं। कहाँ पर है ये? स्क्रूटम के अंदर है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पर जो एक थैला है जो कि पेनिस के नीचे से लटक रहा होता है, स्क्रूटम, स्क्रूटम ये उस थैले का नाम है। और उस स्क्रूटम के अंदर दो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है। हर बॉल को आप क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। तो ये जो एक टेस्टिस का डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ, ये एक टेस्टिस का डायग्राम है। इसको अगर आप लॉन्गिट्यूड काट देते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारी बारीक नालियाँ नजर आएंगी। ये जो नालियाँ हैं इनको कहते हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। और इन नालियों के जो स्पेस है इनके यहाँ पर, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम इसको बोलते हैं। तो आपका स्पर्म स्क्रूटम के अंदर, टेस्टिस के अंदर फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर बन जाते हैं। ये पॉइंट हो गया। और किस चीज़ की मदद से बन जाते हैं, स्पर्म के बनने में कौन कौन सी चीज़ें अपना रोल अदा करते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। नंबर 1 सर्टोलीज सेल, ये एक ख़ास किस्म के सेल है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए ये एक टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ये ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ल्यूमेन है, किसी भी पाइप के अंदर जो खाली जगह होगा उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन, ठीक है। अगर खून की नाली है या आम पाइप के अंदर जो खाली स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। तो ये जो ल्यूमेन है इसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है ना, छोटा सा इलाका मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है। यूँ समझे कि आप ल्यूमेन के अंदर है, उन नालियों के ल्यूमेन के अंदर है। यहाँ पर ख़ास किस्म का सेल है सर्टोलीज सेल, अंदर जो सेल है उसका नाम है सर्टोलीज सेल। और इसके साइड पर जो ल्यूमिन से साइड पर यानी ट्यूब्यूल्स के साइड पर यहाँ पर, जैसे कि ये तो बहरहाल अंदर वाला ल्यूमिन है, तो ये जो है ये उसका आउटसाइड है यहाँ पर, ठीक है। आउटसाइड एक और तरह का सेल है लेडिग सेल या लीडिग सेल्स। ये दो तरह के बड़े स्पेशल सेल्स है, स्पर्म के प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के सेल्स है। कहाँ पर है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है और एक उसके बाहर है लेडिग सेल। लेकिन दोनों का जो पोजीशन है वो किस ग्राउंड के अंदर है, उस इलाके को क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है। अच्छा, ये आ गए दो तरह के सेल्स, लिडिक सेल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। ये भी लाजमी है कि किस चीज़ के कंट्रोल में है स्पर्म का बन जाना, तो ऑफ कोर्स वो हार्मोन्स है हमारे पास। कौन कौन से हार्मोन्स है? हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस
एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन, जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रेन के अंदर थैलेमस, यहाँ पर आपका थैलेमस है। अच्छा, ब्रेन के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जस्ट टाइप करें, खुद आपके पास आ जाएगा सर्च बार में। थैलेमस के नीचे जो रीजन है हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हत्ता कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस पर भी बड़ा अच्छा वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, बड़ी तफसील से। उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में ये भी रिकॉर्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा तफसील है, तो आज हम उस तफसील में दोबारा नहीं जाएंगे। थैलेमस के नीचे जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से हार्मोन्स होंगे, और ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो एक छोटा सा ब्लैक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है, दिस जिसमें जस्ट ब्लैक लिखा हुआ है, मटर के दाने की साइज का, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स स्पर्म को प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होंगे, थोड़ा सा अपने इंतजार करना है, वेट करना है। ठीक है, ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर इसका ये है कि स्पर्म के अंदर मेनली 3 पार्ट्स आप कह सकते हैं। नंबर 1 हेड, ये वाला जो रीजन इसको बोलते हैं हेड, और इस हेड के ऊपर एक पर्दा है, इसके ऊपर एक पर्दा है। अगर मैं आपके लिए वो इस तरह से लिख दूं तो ये जो पर्दा है, इस पर्दे का नाम है एक्रोसोम। एक्रोसोम हेड के आसपास, इसके अंदर एक एंजाइम पड़ा हुआ है, वो बड़ा स्पेशल पॉइंट है ये। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है हायालुरोनिडेज, उस एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कब? जब स्पर्म अंडे के साथ मिलता है। क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा तो फिर इसके रोल की तरफ आएंगे। हेड के नीचे आपको एक और रीजन नजर आएगा, इसको हम कहते हैं नेक, ये उसका नेक है। नेक के बाद आपको एक और रीजन नजर आ जाएगा, यानी हेड और नेक के दरमियान जो रीजन है उसको बोलते हैं मिड पीस, उसको बोलते हैं। इस मिड पीस में क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पर स्पाइरल की शक्ल में, इस तरह से, जैसे कि ये एक मेन एक्सिस है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया 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 माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए थे, ठीक है। ये है मिडपीस के अंदर। इसके अलावा सेंट्रियोल बड़ा स्पेशल पॉइंट है कि स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल मौजूद है। अगर आपने देखा हो कि सेंट्रियोल एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में काम हेल्प देते हैं। हमारे पास जो स्पर्म है इसने तो डिवाइड नहीं होना है। क्या पता है कि स्पर्म डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होता। ये जो एक बार बन गया इसका अपना टारगेट, ये डिवाइड नहीं होगा। तो फिर इसके अंदर सेंट्रियोल की जरूरत क्या है? यहाँ पर जो सेंट्रियोल पड़ा हुआ है, सेंट्रियोल, यहाँ पर इसका सेल डिवीजन वाला काम नहीं है। अगर आप गौर से देखिए सेंट्रियोल, अगर आप बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में चले जाए, सेल वाला चैप्टर में अगर आप चले जाए, तो हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल इस तरह से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे से धागे हैं, ये हमने पढ़ा था ना, छोटे छोटे धागे हैं। उनका नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनका नाम, उन धागों का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। उन धागों का नाम प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, यहाँ से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो यहाँ से मूव करके इलोंगेट करते हैं, अपने आप को लंबा करके, इस तरह से अपने आप को इलोंगेट करके जो है ये टेल बना लेता है। जो स्पर्म का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं टेल, बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड व्हाट? टेल। ये टेल किस तरह बन जाता है? बाय द इलोंगेशन, इलोंग मतलब लंबा होना, बाय द इलोंगेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेंट्रियोल। हालांकि पहले जो हमारे पास जो सेल था स्पर्म, वो स्पर्मेटिड उसका नाम था, जब वो अच्छे तरीके से मेच्योर नहीं था और वो कुछ इस तरह से उसके शेप था।
तो जब ये शेप गोल से इस तरह हो जाए कि उसके पास एक टेल आ जाए, तो ये फिर इसका किरदार है सेंट्रियोल का। तो ये आपका टेल आ गया, इसका मिड पीस आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका इस मिड पीस के अंदर मौजूद है, जबकि ये जो हेड है, हेड के अंदर आपको न्यूक्लियस भी नज़र आएगा। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस नज़र आएगा, क्योंकि स्पर्म बजाते खुद एक सेल है, लेकिन हाफ सेल है। तो इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चूँकि हाफ है, तो ये हैप्लॉइड सेल है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं बताता हूँ कि मैं जैसे पहले कहा था, तला से इंतज़ार करें कि हाइलोनिडेज एंजाइम का क्या काम है। देखिए, स्पर्म का मुलाकात अंडे से होना है, ठीक है। अंडे से क्या होता है? अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चले जाएं, तो वहाँ पर हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में यहाँ से इस तरह के पाइप हैं। ये तो चलो उसका यूटेरस है। इस यूटेरस को अब छोड़ दे, यहाँ पर हमारे पास एक पाइप है इस तरह से। ओविडक्ट भी उसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी उसको बोलते हैं, ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अंडा यहाँ पर ओवरी है, ओवरी इधर अंडा बन जाता है फॉलिकल के अंदर। ऑफ कोर्स वो जो अंडा है वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करेगा, इस पाइप के अंदर आएगा, और ये जो पाइप है यहाँ पर इसकी मुलाकात स्पर्म के साथ होगा। स्पर्म कहाँ पे पड़ा होगा? स्पर्म यहाँ पे पड़ा होगा। अब मैं स्पर्म को यूँ ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्पर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पर्म्स हैं। ये जब इसमें विजाइना के अंदर आ जाते हैं मेल से, तो वहाँ पर उसने सफ़र करना होता है। अच्छा, स्पर्म के पास टेल है, ये मूव करते हैं, स्पर्म खुद मूव करते हैं। बाज़ औक़ात स्पर्म अच्छे तरीके से मूव नहीं कर सकते, कई वजूहात होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी बेअौलादी होती है, ठीक। तो अगर बहुत सारे स्पर्म्स इसका काबिल होंगे, इसमें हरकत हो, एनर्जी हो, तो उनमें से एक अक्सर स्पर्म रास्ते पे जाके रह जाएंगे, मर जाएंगे। एक स्पर्म को मौका मिल जाता है कि वो आकर यहाँ पर अंडे के साथ मिल जाए। अब ज़रा देखना इसकी मुलाकात किस तरह से होती है। अगर हम अंडे पर गौर करें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अंडे का डायग्राम लिख लेता हूँ। ये एग है, इस एग के आसपास एक पर्दा है, इस एग के आसपास एक पर्दा है। उस पर्दे का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। एक पर्दा है, छिलका है, हाइलुरोनिक एसिड। इस पर्दे को क्रॉस करेंगे तो स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा, अंडे के अंदर आएगा। तो स्पर्म नहीं आ सकता। स्पर्म क्या करता है कि पर्दा उसके लिए मसला है। स्पर्म क्या करेगा? ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हाइलोनिडेज, इस एंजाइम को रिलीज कर देगा। ये एंजाइम क्या करेगा? ये होल बना देगा, रप्चर कर देगा। किस चीज़ को? इस पर्दे को। तो ये जो एंजाइम है वो इस पर्दे को क्या कर देगा? तोड़ देगा, इसमें सुराख बनाएगा। अब इसमें जो स्पर्म है वो अब बड़े आराम से इसके साथ पेनिट्रेट हो जाएगा। आपको पता है कि जब अंडा और स्पर्म पेनिट्रेट हो जाएंगे तो फिर इससे क्या बनेगा? इससे एक मुकम्मल सेल बनेगा, इससे एक मुकम्मल सेल बनेगा, मुकम्मल सेल बनेगा। अगर स्पर्म भी n है, अंडा भी n है, तो n मिलके क्या बनाएगा? 2n बनाएगा। और ये हमारे पास क्या है? जाइगोट, इसको कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट जो यहाँ पर बनेगा, ये जाइगोट फिर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आकर इसको बोलते हैं यूटेरस, वो थैला है जिसके अंदर बच्चे ने फिर 9 महीने इधर रहना है। तो यहाँ पर जाइगोट की परवरिश होगी, यहाँ पर उसकी मज़ीद ग्रोथ होगी, यहाँ पर माइटोसिस होगा, ठीक है। सो ये था स्पर्म के साथ ये बातें। अब हम आते हैं दोबारा से कि हार्मोनल कंट्रोल क्या है। स्पर्म, इतना हमें पता है कि स्पर्म जो है वो कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वो और बनते हैं, और उसमें 2 तरह के सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स। अब स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा, उसका नाम है GnRH, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसको बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसका नाम है। ये हार्मोन क्या करता है? ये आके पिट्यूटरी ग्लैंड पे उसके दरवाजे को नॉक कर देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ये है।
अब मैं अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा बड़ा लिख दूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, थोड़ा सा बड़ा लिखा मैंने आपके आसानी के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनमें से हमारे पास जो काम के हार्मोन्स है जिसका काम स्पर्म के साथ है वो दो है, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक बात और, ये जो FSH है इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मज़े की बात तो ये है कि लोग समझते हैं कि यार ये तो फीमेल के लिए है ये हार्मोन, फीमेल में अंडा बनाने के लिए फॉलिकल ज़ाहिर है अंडा रखते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडा को फॉलिकल से बाहर निकालने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये FSH LH तो फीमेल वाले हार्मोन है, ये मेल में क्या करते हैं। बहुत दुरुस्त का, ये फीमेल वाले हार्मोन ही है। फीमेल में अगर ये फीमेल हो तो उसका वहाँ पर फिर वो उसका अपना काम है अंडे को निकालना, फॉलिकल बनना, लेकिन मेल के अंदर भी ये है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं FSH और LH। FSH क्या करेगा, ये आके स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। ये आपका जो FSH है, ये वाला जो FSH है ये कहाँ पर आएगा, सर्टोली सेल पर आएगा। सर्टोली सेल को ये ऑर्डर देगा कि आप स्पर्म की तैयारी शुरू करें। अब स्पर्म को बनाने के लिए ख़ास किस्म के सेल्स होता है जिसको हमने नाम दिया था स्पर्माटोगोनियम। इधर वो सेल भी इधर पड़े हुए हैं, ठीक है, स्पर्माटोगोनियम, स्पर्माटोगोनियम उसको बोलते हैं, स्पर्माटोगोनियम सेल। ये सेल अपने आप को डिवाइड करके माइटोसिस करके, उसको आज बताने की ज़रूरत है ही नहीं। एक बार मियोसिस से डिवाइड करेगा, फिर दोबारा अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर उसका टेल नहीं होता, बाद में उसका टेल आएगा, उसकी ज़रूरत है ही नहीं। शुरू में ये बताएं कि ये बार बार अपने आप को मुख्तलिफ स्टेज से गुजार के एक स्टेज में आएगा। वो एक ही सेल है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है मियोसिस के ज़रिए। कीप इन माइंड, ये शुरू में होगा 2n डिप्लॉइड होगा। अब मियोसिस ज़ाहिर है, मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो उसी सेल को हैप्लॉइड कर देते हैं। तो उसके कई स्टेजेस के बाद आकर ये जो सेल है ये बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। उनमें से स्टेज का नाम है स्पर्माटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, स्पर्माटिड्स, इतने सारे नाम उनके नाम है, ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उस ट्यूब्यूल को मैंने बड़ा करके दिखाया कि यहाँ पर सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल रेगुलेट करते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन को, ये उसको डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई वो जो सेल है उसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज अगर ये ना चाहे तो वो डिवीजन नहीं होगा। तो इसको किसने कहा, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने कहा कि भाई आप स्टार्ट हो जाओ। अब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आमतौर पर फीमेल के अंदर फॉलिकल से अंडे को निकालना होता है उसका, लेकिन यहाँ पर उसका काम क्या है, यहाँ पर ये कहाँ पर आएगा, ये लेडिक सेल में आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर दो तरह के सेल है, एक है आपका सर्टोली सेल और इसके साइड पर क्या है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स फिर क्या करते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम को ग्रो कर लेते हैं। जैसे ये जो इलाका आप देख रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम को ओवरऑल, वैसे इसका काम टेस्टोस्टेरोन का निकालना होता है। लेडिक सेल क्या, कौन सा हार्मोन निकालते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक अलग हार्मोन है। ये हार्मोन मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, मेल के अंदर जो डेवलपमेंट है, स्पर्म का बनना, सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलप होना, आवाज़, ये सब कुछ जो है ना, ये टेस्टोस्टेरोन, दाढ़ी वगैरह, ये इस टेस्टोस्टेरोन के जो है अंडर आते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को लेडिक सेल स्टिमुलेट करेगा। किस लिए स्टिमुलेट, इस बार टेस्टोस्टेरोन को कि अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है जहाँ पर ये सारा बंदोबस्त हो रहा है, इसको बोलते हैं अब डेवलप करते जाओ। तो टेस्टोस्टेरोन से जर्मिनल एपिथेलियम सेल की डेवलपमेंट होती जाएगी, यानी वो माहौल अच्छा बनता जाएगा और उस माहौल के अंदर जो स्पर्म बनाने वाले सेल्स है वो बाद में काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका हार्मोनल कंट्रोल है। अब बताते हैं कि स्पर्म बनता कैसे है। ये इस तरीके का, अब स्पर्म जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पर्म आ गए, इधर बहुत ज़्यादा स्पर्म तैयार हो गए, इसकी तादाद ज़रा आप चेक कर ले। 13 साल 14 साल 15 साल की एज में बच्चा स्पर्म बनाना शुरू कर लेता है, जवान हो जाता है। एक दिन में अगर वो हेल्दी है तो वो 400 मिलियन, तकरीबन 4 करोड़ या 40 करोड़, आई थिंक लगभग 40 करोड़, अगर मैंने हिसाब गलत नहीं हुआ तो 4 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास
मिलियन सेल ये बनते हैं एक दिन के अंदर, इतने बनते हैं, ठीक है। तो जब बन जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उसको फिर स्टॉप करना पड़ता है कि बस करो, ये लिमिट आ गया है। उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए एक अलग हार्मोन है, इनहिबिन, ये एक और हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये स्पर्म के प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। इनहिबिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब स्पर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो इनहिबिन हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, जब स्पर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो इनहिबिन हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। ये ज़्यादा इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस में जाकर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बोले कि भाई बस करो यार, बहुत कर दिया आपने। साथ साथ ये FSH और LH को निकालना भी बंद कर देगा, इनको स्टॉप कर देगा, इनका लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे स्पर्म वापस कम हो जाए, स्पर्म जैसे वापस कम हो जाए, तो स्पर्म के कम होने से इनहिबिन भी खुद ब खुद कम हो जाता है। यानी जब इनहिबिन ख़त्म होएगा, कम होएगा, तो फिर से ये हार्मोन अपना काम स्टार्ट कर लेता है। तो इसके साथ ये बड़ा अच्छा सिस्टम था, हमने पढ़ा था कि स्पर्म के पास कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर उसका क्या है। यानी आज आपने स्पर्म का डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि उसके अंदर हेड है, टेल है और मिड पीस है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट था एक्रोसोम का फंक्शन था कि इसके अंदर एंजाइम है और ये क्या करता है, ये अंडे के अंदर जो उसके ऊपर जो गलाफ है, छिलका है, उसको ब्रेकअप कर देते हैं। ये एंजाइम का बहुत बड़ा किरदार। और फिर आपने ये भी देखा कि स्पर्म का मुलाकात अंडे से कहाँ पर होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो यूटेरस के साथ जो पाइप है, फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा 9 महीने के लिए। ये था। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया कि टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से सिमिलस ट्यूब्यूल्स है, और उसके अंदर 2 तरह के सेल्स है। एक था कौन सा, सर्टोलिस सेल, दूसरा था लेडिक सेल। सर्टोलिस और लेडिक सेल्स दोनों जो है ये ओवरऑल स्पर्म के मैच्योरेशन में, प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में बहुत अपना रोल अदा करते हैं। और मज़े की बात है कि ये दोनों तरह के जो सेल्स है ये आपके दिमाग के साथ रिलेटेड है। आपके ब्रेन के अंदर ज़ाहिर है ये हार्मोन्स हैं, तो ये हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। स्पर्म को जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसकी तादाद, तो फिर उसको कम किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इनहिबिन। और यही इनहिबिन स्पर्म को बनाना भी शुरू कर लेते हैं। जब इनहिबिन का लेवल कम हो जाता है, इनहिबिन का लेवल कम हो जाता है, तो इससे स्पर्म का बनाना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पर्म जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनहिबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ज़्यादा इनहिबिन स्पर्म को ब्लॉक कर देके बस और नहीं बनना है। उस वक्त तक ये इनहिबिन ज़्यादा रहेगा जब तक स्पर्म का लेवल कम ना हो जाए। जब स्पर्म का लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका लेवल भी कम होकर के फिर प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस वीक का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वेल एंड गुड। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा आप देख सकते हैं। और इसके साथ लेक्चर ख़त्म हुआ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माइंड के अंदर जितना पॉजिटिविज्म ला सकते हो ले आओ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।